आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। एक आदमी एक अंधे कुएं में गिर पड़ा और चिल्ला रहा था कि कोई मुझे निकालो। तो एक शायर जा रहे थे, उन्होंने झांक के जो देखा तो खुद भी गिर पड़े। पूछा पहले आदमी से कि आप कौन? कहा मैं तो राहगीर था, जाते जाते गिर पड़ा। आप कौन? कहा मैं शायर हूं, मतलब अर्ज करता हूं। मुशायरे के मंच से लतीफा कहती यह आवाज है मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी की। वो शायर जिसने इश्क लिखा, इनकलाब गाया और इश्क माशूक तक सिमटी शायरी को पेड़ पौधों से लेकर नदियों तक लेकर आया। तन्हाई में किसे बुलाएं, ऐ दोस्त तुम दूर हो, किसके पास जाएं, ऐ दोस्त इस दौलत वक्त से तो दम घुटता है। दौलत वक्त से दम घुटता है। ये नकदे शब कहाँ भुनाएं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा है। ये शेर फिराक ने खुद कहा था। कहने वाले इसे खुद पसंदी कह सकते हैं, मगरूर होने के इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन आज ये बात कितनी जायज है। वाकई दुनिया उनसे जलती है, रश्क करती है जो लोग इस अलहायदा शायर के करीब रहे। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे फिराक। अंग्रेजी कई दशकों तक पढ़ाई, लेकिन उर्दू को अपनी शायरी के जरिए एक ऐसी दुनिया दे गए कि आज बिना फिराक के उर्दू अदब की बात पूरी नहीं की जा सकती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज अनवर। उन्होंने फिराक की शायरी पर अपना अलग नजरिया जाहिर किया। सुनिए। फिराक मेरे नजदीक इसलिए अहम शायर हैं कि उनके यहाँ एक नई हिस्सियात मिलती है, नई सेंसिबिलिटी मिलती है। माशूक के ताल्लुक से एक बिल्कुल नया रवैया मिलता है जो पहले के शायरों में नहीं था, है ना। एक जो रवैया पहले के शायरों के यहाँ है, माशूक के यहाँ पूरी तरह खुद को सरेंडर कर देने का, वो फिराक के यहाँ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप उनका शेर देखिए कि अरे वो दर्दे कुछ आदमी को हैं मजबूरियां भी दुनिया में, अरे वो दर्दे मोहब्बत सही तो क्या मर जाएं। तो इस तरह के शेर फिराक के यहाँ मिलते हैं। एक दूसरा अहम नुक्ता फिराक के यहाँ यह है कि फिराक क्योंकि संस्कृत की शायरी से, संस्कृत के अदब से वाकिफ थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, कि और जो बड़े अदब उसका असर फिराक के यहाँ है। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि फिराक से पहले के जो शायर हैं और फिराक के जो बाद के शायर हैं, इन दोनों शायरों के दरमियान फिराक की हैसियत एक कैटलिस्ट की है। एक जो हमारी पुरानी रवायत थी उसमें फिराक ने कुछ ऐसा किया कि फिराक के वक्त के कुछ लोगों में और फिराक के बाद के कुछ लोगों में शायरी के ताल्लुक से, उर्दू शायरी के ताल्लुक से एक बिल्कुल नई हिस्सियात, जिसको आप नई सेंसिबिलिटीज कह सकते हैं, वो आई हैं। फिराक से पहले शायरी या तो रुमानियत से शराबोर थी या दार्शनिकता से लबरेज थी। फिराक उसे आम आदमी तक खींच कर लाए। उन्हें इस बात से हैरत थी कि शायरी में यहाँ के खेत खलिहान, समाज, संस्कृति, हिमालय, गंगा, जमुना क्यों नहीं दिखाई पड़ते। अभिषेक शुक्ला उर्दू के शायर हैं, लखनऊ में रहते हैं। फिराक के शेरी सफर के बारे में बताते हैं। जो उनके यहाँ शायरी का मामला है, एक तो शायरी देर से शुरू की उस आदमी ने, गोरखपुर से उनका ताल्लुक रहा है। शायरी की तरफ रागिब उनका जो जहन हुआ वो राजकिशोर सहर की वजह से हुआ। अंग्रेजी के तालिब इल्म थे, संस्कृत में उनकी गति थी, संस्कृत अच्छे से पढ़ना लिखना उन्होंने सीखा और फारसी भी जानते थे वो। और जाहिर है कि एक किसी भी ऐसे शायर से उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा था अदब की तरफ, जो सिर्फ
उर्दू में रचा बसा हो और उर्दू की ही रवायत से वाकिफ हो, दूसरी जबानों का इल्म उसको ना हो। फिराक के यहाँ ये बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि उस आदमी ने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और हिंदी, ये चारों जो जबानें हैं उनसे फैज उठाया था और उनकी शायरी में वो रंगारंगी, वो प्रतीक, वो इमेजेस मिलती हैं जो अपने समकालीन दूसरे शायरों के यहाँ या तो नजर नहीं आती या आती हैं तो फिराक से कम नजर आती हैं। और गजल की हद तक तो वो बहुत मजबूत आदमी है। बहुत सारी गजलें, जैसे मैं कुछ शेर जो मुझे बहुत पसंद है, एक शेर तो बहुत पसंद कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे, ऐसा भी नहीं। बहुत कमाल के शेर हैं कि हुस्न को एक हुस्न ही समझे नहीं और ए फिराक मेहरबान ना मेहरबान, क्या क्या समझ बैठे थे। फिराक साहब का पूरा नाम था रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी। न जाने कितने लोग फिराक के रघुपति सहाय वाली पहचान को नहीं जानते। प्राथमिक पढ़ाई गोरखपुर से ही, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। 1914 में उनकी शादी हो गई। कहा जाता है कि इसी दौरान फिराक ने उस समय की कठिनतम परीक्षाओं में से एक ICS निकाली, लेकिन ये नौकरी लंबी नहीं चली। महज कुछ सालों में फिराक का मन कहीं और रमने लगा। 1920 में नौकरी छोड़कर स्वराज आंदोलन में कूद पड़े, जेल भी गए। करीब 10 साल तक इसी तरह चला। फिराक को कांग्रेस में कई सारी जिम्मेदारियां भी मिली, लेकिन यह सब भी लंबा नहीं चला। इलाहाबाद उन्हें बुला रहा था। वो इलाहाबाद आ गए और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। ये वो समय था जब इलाहाबाद साहित्यकारों का मरकज हुआ करता था। इलाहाबाद ने फिराक को नए तौर पर गढ़ा। उनसे हिंदी के कहानीकार प्रेमचंद की करीबी जग जाहिर थी। पहली कलाकृति छपवाने से लेकर निजी जिंदगी तक फिराक प्रेमचंद के करीब रहे। कहानीकार और कवि अमृत राय ने फिराक और अपने पिता प्रेमचंद की इसी नजदीकी को प्रसार भारती को दिए एक इंटरव्यू में याद किया था कि उनकी पहली चीजें प्रेमचंद ने छपवाई हैं, क्योंकि जैसे कोई एक सीनियर लेखक किसी एक नए आदमी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मैं समझता हूं कि फिराक ने जितनी अकीदत, जितना आदर सम्मान प्रेमचंद को दिया, उतना शायद किसी को नहीं दिया। इसीलिए जब वो मुंशी जी मरे तो उनका जो लेख था, उसका शीर्षक था, वही अपने आप में पूरी बात कह देता है, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी एक भाषा का शायर बाकी भाषाओं में भी उतनी ही अच्छी पकड़ रखता हो। फिराक उन्हीं कम लोगों में से थे जिन्हें कई भाषाओं में महारत थी। वो खूब पढ़े लिखे आदमी थे। भाषा के इतर एशिया और यूरोप के मामलों पर गहरी पकड़ रखते थे। उन्होंने मजहबी फलसफों पर भी लिखा और राजनीति पर भी। दूसरी भाषाओं में साहित्यिक लेख भी लिखे। अपने विद्वान होने पर उन्हें फक्र था। फिराक अक्सर मजाक में कहा करते थे कि हिंदुस्तान में सही अंग्रेजी सिर्फ 2.5 लोगों को आती है, एक मैं, एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आधी जवाहरलाल नेहरू को। प्रोफेसर सरफराज कहते हैं, फिराक के अंदर एक बात थी तो वो इंतहाई इगोइस्ट किस्म के आदमी थे। अना उनकी बहुत बड़ी थी और वो ये समझते थे कि उनकी तरह का कोई आदमी दूसरा मौजूद नहीं है। अंग्रेजी दानी में भी वो खुद को सबसे अलग समझते थे। तो एक जो उनका ये रवैया था, उसकी वजह से भी उनको कुछ न कुछ नुकसान हुआ, खुद को सबसे बेहतर समझने का और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझने का, और ये समझना कि मैं ही सबसे बड़ा शायर हूँ। और आपने उनका शेर देखा होगा, अगर आपको याद है तो, कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम मशरूम, उनको जब ये ध्यान आएगा तुमने फिराक को देखा था। हालांकि कुछ लोग इसे अना मानते हैं और कुछ हाजिर जवाबी। इलाहाबाद के एक मुशायरे में एक ऐसा ही वाकया हुआ जब फिराक की हाजिर जवाबी ने सामने वाले को लाजवाब कर दिया। एक मुशायरे में फिराक थे, तो उसमें एक जूनियर शायर थे। तो आपको, अगर आप मुशायरों में जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि मुशायरे आमतौर से जूनियर शायरों से शुरू होते हैं, या कमूम शायरों से, या ऐसे शायरों से जिनकी शोहरत कम होती है, और जो सबसे बड़ा शायर होता है वो सबसे आखिर में पढ़ता है। तो एक दफा ऐसा हुआ कि फिराक को
पढ़ना था और फिर आपने पढ़ा, और एक जो नया शायर था वो देर से आया, तो मजबूरन जाहिर है कि उसको फिराक के बाद पढ़ना था। तो वो लगातार मना करता रहा कि भाई फिराक साहब के बाद मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, और फिराक साहब ने तो पढ़ लिया है, अब मैं कैसे पढ़ूं। तो फिराक, उससे जाहिर है कि फिराक के लतीफे भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। तो फिर आपने कहा कि भाई तुम फिराक के बाद पैदा हो सकते हो, फिराक के बाद शेर नहीं पढ़ सकते। फिराक के हाजिर जवाबी के ढेरों किस्से हैं। कई किताबों में कई घटनाएं तो ऐसी हैं जब फिराक ने सबको ही भौचक्का कर दिया। हाजिर जवाबी के साथ शार्पनेस, और वो भी अचानक से, इनप्रेडिक्टेबल। मैं उनके बारे में अगर कुछ कहूं तो ये कह सकता हूं कि वो जितने अप्रत्याशित यानी कि अनप्रेडिक्टेबल थे और विलक्षण, ये दो लफ्ज जो हैं वो फिराक की शख्सियत पर बिल्कुल सादिक आते हैं। एक बार एक नशे में धुत आदमी से किसी बात पर बहस हुई और उसने फिराक साहब को मारा बहुत। अगले दिन जब सुबह उस आदमी को एहसास हुआ कि उससे क्या हो गया है, तो वो फिराक साहब के घर के बाहर बाकायदा चक्कर लगा रहा था डर के मारे, और जाहिर है परेशान हाल। और जब वो अंदर आ गया, वो आदमी, उसे बुलाया गया, जाहिर है वो पैरों पर गिरा माफी मांगने के लिए कि हजरत मुझे तो खबर ही नहीं थी कि मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ करें। फिराक ने कहा नहीं वो सब छोड़ो, ये बताओ हो कैसे, घर में सब कैसे हैं। उसने अपना दुख जाहिर किया कि भाई मेरे 2-3 लड़के हैं और उनमें से कोई एक नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, बस एक छोटा बेटा है, वो पढ़ा लिखा भी है, टाइपिंग वगैरह भी थोड़ी बहुत जानता है, नौकरी की तलाश में है और कहीं कुछ उसको मिल नहीं रहा। अच्छा, तो फिराक ने कहा कि अरे ऐसा कैसे। एक रिक्शे पर उस आदमी को एक रिक्शे पर कर ये लेकर के गए चीफ जस्टिस इलाहाबाद के घर। जब उनसे बात, उन्होंने कहा कि देखो अभी तो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ जस्टिस साहब का, लेकिन फिराक ने कहा कि सुनो, ये मेरे अजीज बहुत हैं और इनका बेटा है, वो टाइपिंग जानता है, पढ़ा लिखा है, उसको तुम आज शाम को नौकरी पर रखोगे और मुझे इत्तला करोगे कि तुमने उसे नौकरी पर रख लिया है, और इसी खुशी में तुम शराब लेके आओगे और हम लोग शराब पियेंगे। तो आदमी का जो बिहेवियर है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। और रात में जिस आदमी से आप की हाथापाई हुई है, उसी के बेटे की नौकरी के लिए आप संजीदा होते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं, ये भी उसकी शख्सियत का पहलू। और उनकी शख्सियत यहाँ भी दिखाई पड़ती है कि नहीं साहब, शराब तुम लेके आना है और हम लोग पियेंगे। आज दुनिया भर में ऐसी न जाने कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम फिराक से प्रभावित हैं। फिराक को पढ़कर हमने शायरी की तरफ कदम रखा, लेकिन फिराक खुद किससे प्रभावित थे ये जानना भी जरूरी है। वो अक्सर कहा करते थे कि शायरी में मीर ने सब कुछ कह दिया है, लिख दिया है, हम लोगों को तो बस उनकी झूठन मिली है। जूठन काठन मीर के कुफ्र का मुझे मिला है, असली चीज तो खा गया कम वक्त। अच्छा, वो ये है कि फिजिकल लिमिटेड यानी मादी महदूद छूने उठाने वाली चीज की डिविनिटी अगर महसूस हो जाए तब आप और ये मीर ने महसूस किया, 50 शेर से ज्यादा में नहीं कर सकते। ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि किसी शायर की शायरी से ज्यादा अगर उसके व्यक्तित्व की चर्चा होने लगे तो ये उसके नुकसान के तौर पर देखा जाता है। लेकिन फिराक के मामले में ये थियरी बिल्कुल गलत दिखाई पड़ती है। फैज साहब के बारे में बात करते हुए मुश्तबा हुसैन साहब ने बहुत कमाल की बात कही, और मुझे लगता है कि उस मीजान पर अगर हम फिराक को भी देखें तो मुझे लगता है कि कोई गलत बात ना होगी। मैं फैज को लेकर के मुश्तबा हुसैन साहब ने कहा कि बाज शख्सियात ऐसी होती हैं कि उनकी शायरी का जो खला होता है उसको उनकी शख्सियत पुर करती है, यानी कि शायरी में जो कमी रह जाती है उनकी शख्सियत उसको बैलेंस कर लेती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी शख्सियत में अगर कमी है तो शायरी उसको पूरा कर लेती है। और जहां ये दोनों चीजें भरपूर कुव्वत के साथ मौजूद हों कि शेर भी वो आदमी कमाल का कह रहा है और उसकी शख्सियत भी इतनी रंगारंग है कि आप समझ ही नहीं पाते कि कैसे इन दोनों को हम अलग करके देख भी सकते हैं या नहीं। आप शायरी पढ़ते वक्त अगर फिराक को सामने रखा जाए और फिराक की गुफ्तगू को ध्यान रखते हुए अगर उनकी जो शेरी जो पूरा विरसा है उसको ध्यान रखा जाए तो जाहिर है मुझे लगता है कि लुत्फ दोबाला होता है इन चीजों का।
लेकिन शोहरत हमेशा अपने साथ कुछ दिक्कतें भी लेकर आती है। फिराक की तन्हाई उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। पत्नी से उनकी दूरियां जगजाहिर थीं, नौकरों के भरोसे जीवन चल रहा था, और फिर जब बीमारियों ने जकड़ा तो फिराक सिमटते चले गए। आंखों की कम रोशनी की वजह से फिराक को लिखने पढ़ने में दिक्कत भी होने लगी। फिराक को दिल्ली में बुलाया गया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके इलाज का खर्चा उठाया, लेकिन अब यह और भयानक होने जा रहा था क्योंकि उन्हें पता चला कि उनकी जिंदगी ज्यादा दिन की नहीं है। अक्सर अपने सहयोगी रमेश से कहा करते थे कि मुझे बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, मैं वहीं जाना चाहता हूं। फिर एक दिन फिराक सोए, कभी ना उठने के लिए। उर्दू की दुनिया का एक उजला सितारा जमीन छोड़ गया आसमान में चमकने को। 3 मार्च 1982 को फिराक दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन आलोचनाओं से कोई परे नहीं होता। फिराक भी नहीं थे। उनके जीते जी और मरने के बाद भी खूब आलोचनाएं हुई, लेकिन दुनिया जानती है कि फिराक ने अपनी शायरी से सबका मुंह बंद किया। वो लोग भी जो फिराक को पसंद नहीं करते थे, जो मुखालिफीन थे फिराक के, वो भी इस बात का एतराफ करते थे कि ये ऐसा शख्स है कि जिसको रद्द करने के लिए भी इतने बड़े दिमाग की जरूरत है, इतना पढ़ा लिखा होने की जरूरत है कि जो आम नहीं है। आप ये समझिए कि कलीमुद्दीन अहमद जैसा आदमी जिसने गजल को ही नीम वहशी सिन्फ़े सुखन यानी कि एक अर्ध बर्बर काव्य रूप कह दिया था, उसने भी जो अजमत है फिराक की उसका एतराफ किया। बल्कि क्या ही कहा जाए, मैं समझता हूँ कि हर दौर कुछ ऐसे शोरा से मंसूब होता है, कुछ ऐसे लोगों से मंसूब होता है जो उसकी आबरू रख लेते हैं, और उन्हीं में 20वीं सदी जो है वो फिराक गोरखपुरी से मंसूब अगर की जाए तो मुझे लगता है कि ये कोई इसमें मुगालता नहीं है। बड़े लोग और भी हुए हैं, लेकिन जिस तरह का एक आप कंपोजिशन पाते हैं फिराक की शख्सियत में और फिराक की शायरी में, वो किसी और के यहाँ मिलना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। आज शायरी के रास्ते से गुजरते नए यात्रियों के लिए फिराक की शायरी एक मुकाम है जिसे हर यात्री पाना चाहता है। गजल की दुनिया में मीर और गालिब के बाद अगर कोई उस बराबर का नाम दिखाई देता है तो फिराक ही है। नामी गिरामी में चलते चलते फिराक की गजल के ही शेरों से उन्हें याद करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपके लिए इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने, साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं अमृत रेजी। मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत और सुनिए अमन गुप्ता की आवाज में फिराक की ये गजल। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर फिर भी, ये हुस्नो इश्क तो धोखा है सब मगर फिर भी, 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। Story Box with Jamshed Kamar Siddiqui, coming soon only on Aaj Tak Radio.